स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं समास के बारे में आपको ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूं जो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा और समास आप पीढ़ी दर पीढ़ी याद रख पाओगे। आप पढ़ोगे, आपके बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने नाती पोतों को पढ़ाओगे, उसके बाद आप अपने पड़पोते पड़पोतियों तक को पढ़ा दोगे। लेकिन जैसा आप आज पढ़ोगे वैसा ही ये समास का सही ज्ञान और पूरी जानकारी आपके दिमाग में सेव रहेगी। समास के बारे में मैं आपको एक ऐसा फंडा बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत कि समास आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समास में आपके कभी नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरा वादा है और दिल से हिंदुस्तानी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर आपके समास में एग्जाम के अंतर्गत नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। समास को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये प्रश्न हल करवाना चाहूँगा। यहाँ शब्द दिया है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो दिमाग को हिला कर रख देते हैं। इसको चेक कर लीजिए। कर्मधारय क्या बताता है, जिसमें विशेषता बताई जाती है। शब्द को चेक कीजिए। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विशेषता बताई जा रही है 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं हैं जिसकी कर्मधारय हो सकता है। दिगु को चेक कर लीजिए। दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है और बाद वाला विशेष्य होता है। जो विशेष्य शब्द है वो संख्यावाची शब्द उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं का समाहार दिगु भी हो सकता है चतुर्भुज का सही जवाब। सी बहुब्री। बहुब्री क्या बताता है, जिसमें समास में जो 2 पद आते हैं, पहला वाला और बाद वाला, उसमें इस दोनों शब्दों से, दोनों पदों से कोई लेना देना नहीं होता है और तीसरा ही अर्थ निकलता है बहुब्री में। तो चतुर्भुज शब्द का यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, यानी बहुब्री भी हो सकता है। इसका सही जवाब तत्पुरुष तो नहीं होगा दोस्तों। तो आपको इस तत्पुरुष, इस चतुर्भुज शब्द को देख करके जो जवाब आपको आ रहा है, अगर जवाब आपको पता है तो आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मैं इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के मध्य में दूंगा। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए और समास के बारे में मैं आपको 2 लाइन बताऊंगा और समास विग्रह के बारे में 2 लाइन बताऊंगा। उसके बाद यानी इन 4 लाइनों में समास का द एंड 7 जन्मों तक आप समास को नहीं भूल पाओगे। पीढ़ी दर पीढ़ी समास आपके साथ चलता रहेगा। जैसा आज आप पढ़ोगे वैसा ही आप बाद में अपने बच्चों को, नाती पोतों को, पड़पोते पड़पोतियों तक को पढ़ा दोगे। लेकिन समास का ज्ञान आपसे दूर नहीं होगा। बस इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के मध्य में दूंगा, पूरा फंडामेंटल क्लियर करके, क्यों बेसिक कंप्लीट करके आपको पूरी बारीक से बारीक जानकारी देके, ताकि कोई किसी भी प्रकार का डाउट न रहे और समास आपके लिए हिंदी का सबसे सरल, सबसे आसान टॉपिक बन जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने मिस किया तो आपके हाथ से ये रामबाण उपाय चला जाएगा और समास आपके लिए चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा, समास आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक, जिसको इसकी ज़रूरत हो, किसी का भला हो जाए। ऊपर वाला सब देखता है, आप भला करोगे तो आपका भला होगा। सही ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सबका भला हो, इस उद्देश्य से आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और शुरू करते हैं समास। सबसे पहले समास की परिभाषा। समास का अर्थ क्या होता है? समास का समाहार या मिलाप होना, मिल जाना, समाहित हो जाना, यानी जिसमें 2 अलग अलग शब्द समा जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है, उनका आपस में मिलाप हो जाता है और वो एक नया शब्द बन जाता है। दोस्तों, जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों के आधार पर परिभाषा होती है और
परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बना लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को यानी इसे हम समास के नाम से जानते हैं। समास के अंतर्गत दो अलग अलग शब्द आते हैं, कुल मिला के इतनी सी बात है, और उन दो अलग अलग शब्दों के आपस में मिल जाने पर एक नया शब्द बनता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब समास विग्रह क्या होता है? जो ये पद अलग अलग शब्द आए हैं, एक शब्द अलग है, एक शब्द अलग है, जैसे विद्यालय ये पूरा शब्द है, इसमें से दो शब्द जो हैं, पहला विद्या और दूसरा आलय, इन दो अलग अलग शब्दों को हमने मिलाया, पूरा एक शब्द बन गया विद्यालय। तो विद्यालय शब्द बना, इसमें ये समास है। और विद्यालय को वापस तोड़ना, इसको हम कहते हैं समास विग्रह। यानी समास जो दो अलग अलग शब्दों से मिल करके एक नया शब्द, एक पद बना है, वो सामासिक पद समास वाला शब्द जो बना है उसको वापस अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद निर्मित किया जाता है, इसे ही हमने समास नाम दिया था। तो दो अलग अलग पद मिले थे, दो अलग अलग पद। इसमें पहला वाला जो पद होता है, पहला वाला पद, पहला वाला शब्द, जो पहला वाला शब्द है उस पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। और जो दूसरा वाला शब्द आता है, जिसे दूसरा पद भी कहते हैं, बाद वाला पद भी कहते हैं, उसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान रखना दोस्तों। समास में जो दो अलग अलग शब्द आते हैं, पहला वाला शब्द पूर्व पद कहलाएगा या पहले वाला पद कहलाएगा, बाद वाला जो शब्द आएगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे या दूसरा पद कहेंगे। और पूर्व पद और उत्तर पद के आपस में मिल जाने पर, इनका मिलाप हो जाने पर, आपस में समा जाने पर एक जो नया शब्द बना उसे हम समस्त पद कहते हैं। यानी समास शब्दों को संक्षिप्त करने का कार्य करता है। जो अलग अलग शब्द होते हैं, विद्या के लिए जो स्थान है उसे क्या कहेंगे, यानी हमने उसको संक्षिप्त कर दिया विद्यालय। तो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है और समास शब्दों को छोटे रूप में हमारे सामने लाता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हिंदी में जो शब्द आए हैं उन शब्दों को हम अगर संस्कृत से आए तो तत्सम कहेंगे, और रूप परिवर्तनों के आए तद्भव विदेशी भाषा से आए, विदेशी शब्द देशी भाषाओं से आए, देशज शब्द और दो अलग अलग भाषाओं से बने संकर शब्द। लेकिन कुछ शब्दों को हमने आपस में मिला दिया, संधि, आपने नाम सुना होगा। संधि में भी शब्द की निर्माण की प्रक्रिया चलती है और समास में भी। तो संधि में शब्द का पूरा खेल है, क्योंकि संधि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, वर्ण कहाँ से जुड़े उन वर्णों को वापस तोड़ना है। यानी आपने अलंकार पढ़े थे, अलंकार दो ही आधार पे काम करते हैं, एक शब्द के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। पूरा सिस्टम दो ही आधार पे चलता है। शब्द के आधार पे संधि कार्य करेगी और अर्थ के आधार पर समास कार्य करेंगे। समास अर्थ के आधार पर चलते हैं, इतना सा मैं समझाना चाहता हूँ। यानी जब आप संधि विच्छेद करते हो किसी भी चीज़ का, तो जहाँ से वो दो शब्द मूल रूप से जुड़े थे, जो वर्ण जुड़े थे, उन वर्णों को पुनः अलग कर दिया। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं ढूंढना। जैसा शब्द जुड़ा और संधि विच्छेद करने पर उन शब्दों को पुनः वापस उसी रूप में अलग अलग कर दिया। अतिरिक्त शब्द नहीं, मूल शब्दों को अलग कर देना संधि था। अब समास में क्या होगा, जैसे हमने कहा आम रस, आपसे कहा, और आम रस कहते ही आपके दिमाग में सबसे पहले उस शब्द को सुन के जो छवि, जो चित्र बनेगा वही समास है। आम रस सुनते ही आपके मुंह से जवाब आ जाएगा आम का रस, यानी ये जवाब आपने दिया। अर्थ दिमाग आपका जो ग्रहण करेगा वही समास है। यानी आपने जो अर्थ ग्रहण किया, ये पहली बात आप दिमाग में अच्छी तरह सेव करके रखना। इसे ट्रिक समझिए या जो भी फंडा समझिए। समास की पहली सबसे मुख्य बात, समास अर्थ के ऊपर चलता है। जो दो शब्द आए, विद्या
ले विद्यालय बोला, शब्द समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह क्या होता है? विद्या के लिए आलय, यानी वो स्थान जो विद्या के लिए निर्धारित है, हमने इसी रूप में देखा। और विद्यालय शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में चित्र आएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, प्रिंसिपल का रूम है, चपरासी घंटी बजा रहा है, टोपी लगा के बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। ये सारा विद्यालय का हमारे सामने दिमाग में एक चित्र छप जाएगा। दिमाग में जो चित्र छपेगा वही समास कहलाएगा। यानी समास पूरी तरह से अर्थ के ऊपर चलता है, आप इतना सा ध्यान रखिए। और समास आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा। शब्द सुनते ही आपके दिमाग में जो चित्र बना, आम रस, जैसा कि मैंने कहा, और चित्र बना आपके दिमाग में आम का रस। अब का रस, का शब्द आ गया बीच में, तो विभक्ति चिन्ह जिसमें आते हैं, यानी तत्पुरुष, आपने तुरंत कह दिया आम रस, अरे इसमें तो तत्पुरुष समास है, कभी गलती नहीं होगा। तो समास शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, और समास शब्दों को संक्षिप्त करता है। समास के भेद देख लीजिए दोस्तों। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6। पहला अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास। ये 6 समास है। अव्ययभावी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। 6 समास है, न 6 से कम न 6 से ज़्यादा। एग्जाम में पूछा जाए समास के कितने भेद हैं, तो आपको लिखने हैं 6 भेद हैं। कोई कहे 6 से कम बताए तो घूंसा मार देना, 6 से ज़्यादा बताए तो मडहरी कर देना, लेकिन 6 ही समास होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। और इन 6 समासों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप चार्ट के रूप में देख लीजिए। अव्ययी भाव समास पहला, तत्पुरुष समास दूसरा, कर्मधारय तीसरा, द्विगु समास चौथा, द्वंद्व समास पांचवा और बहुव्रीहि समास छठा। ये 6 समास हैं। और इन 6 समासों में सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में होता क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमने जो देखा था कि समास 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बनता है। पहला वाला पूर्व पद, दूसरा वाला उत्तर पद। ये 2 शब्द पूर्व पद उत्तर पद, बस याद रखना, पूर्व पद उत्तर पद। इन पूर्व पदों और उत्तर पद यानी दोनों पदों के महत्व के आधार पर ही जो समास है उसके अलग अलग भेदों का नामकरण किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इन पदों के महत्व के आधार पे समास के भेदों का नामकरण किया गया है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। पूर्व पद की जहाँ प्रधानता होगी वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। पूर्व पद की प्रधानता यानी पूर्व पद मुख्य रूप से लीड करेगा, यानी उसका लीड रोल रहेगा। और उत्तर पद यानी बाद वाला पद नगण्य भूमिका में रहेगा, गौण रहेगा, किसी प्रकार की विशेष छवि आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। यानी अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी, मुख्य होगा, उत्तर पद गौण रहेगा, नगण्य रहेगा। और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय रहता है, अव्यय अविकारी, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। अव्यय शब्द, अविकारी शब्द आपने पढ़े होंगे। और अव्ययी भाव समास में आप देखोगे तो आपको उपसर्ग लगा हुआ नजर आएगा। अब उपसर्ग कहाँ रहता है? सीधी सी बात है, उपसर्ग आगे लगता है, तो शब्द के आगे आपको उपसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा। अरे शब्द नया बना है, हजारों लाखों शब्द हैं हिंदी में जो 2 अलग अलग शब्दों के मिलने से बना है। कोई उपसर्ग के लगने से बनता है, कोई प्रत्यय के लगने से बनता है। तो प्रत्यय लगने से या उपसर्ग लगने से कोई सी भी रूप में 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर एक शब्द बने, समास आ गया। किसी भी, अरे लाखों शब्द हैं ऐसे जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, सबके अंतर्गत समास है। तो समास है कौन सा आप देखते ही पहचान जाओ। इसीलिए तो इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसा फंडा लेकर आया हूँ कि आप देखते ही पहचान जाओगे। अव्यय भाव समास में उपसर्ग लगा रहता है, पहला पद अव्यय रहता है, पहला पद प्रधान होता है। उपसर्ग कोई से भी हो सकते हैं, यथा, आ, अन, प्र, प्रति, निर, बे। और इन उपसर्ग ये उपसर्ग आपको शब्द में दिखाई देंगे और उससे आप पहचान जाओगे कि इसमें अव्यय भाव समास है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं दोस्तों। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जिसकी जैसी शक्ति उसके अनुसार, यानी इसमें यथा शब्द लगा हुआ, यथा से संबंधित और भी हो सकते हैं, यथा मति, यथा संभव,
यथा शक्ति, यथा मति, यथा सामर्थ्य, बहुत से यथा शब्द आगे लगा हुआ है, ऐसे आपको दिख जाएंगे। ऐसे ही आजन्म है। अब आजन्म शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या छपा? जन्म लेता हुआ बच्चा दिखाई देगा। अरे नहीं, आजन्म का मतलब जन्म से लेकर के ये छवि, ये चित्र आपके दिमाग में प्रस्तुत होगा। प्रतिदिन बोलते ही आपके दिमाग में एक नक्शा छप जाएगा। दिन दिन यानी हर दिन, कुछ भी बोल सकते हो। दिन दिन, हर दिन यानी प्रत्येक दिन। आमरण बोलते ही क्या होगा? मरण पर्यंत यानी मरने तक, जब तक मरूंगा इस काम को करूंगा, यानी मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत मैं अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आमरण यानी मरने तक इस काम को करता रहूंगा। तो आमरण का मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मरने तक। रातों रात का, रात ही रात में, यानी कहते हैं रातों रात भाग गया, तो रात ही रात में गायब हो गया। भरपेट, भरपेट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में जो छवि बनेगी, भरपेट खा लिया, यानी पेट भर कर खा लिया। अनजाने, अनजाने का मतलब बिना जाने, जाने बिना। अनजाने हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते, यानी जाने बिना, बिना जाने ही वो एक दोनों हैं। बेमतलब, बेमतलब यानी मतलब के बिना, जैसे बेवफा कह दें। बेवफा, वफा, वफा नहीं है। बे का मतलब जिसमें उस चीज़ का कमी हो, यानी उसके बिना। बे का मतलब बिना, तो बेवफा यानी वफा के बिना। बेहया, हया के बिना, तो बे उपसर्ग लग जाएगा। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। तत्पुरुष समास जो कि दूसरा वाला, उसको देखिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। हमने कहा था जो दो पद हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, उन दोनों के आधार पे इन समासों का नामकरण किया गया, भेद किया गया, समास के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान था और उत्तर पद गौण था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी और पूर्व पद गौण नगण्य रहेगा। तत्पुरुष समास में पहले पद के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा था आम रस, जैसे मैंने कहा था बैलगाड़ी। इनको जब आप अर्थ ग्रहण करके इनका अर्थ मुंह से बोलोगे, शब्द बोला बैलगाड़ी, आम रस, शरणागत, मरणासन, जो भी शब्द आपने बोला, और शब्द को सुनते ही आपके दिमाग ने जो चित्र बनाया, छवि दिमाग में जो बनेगी, और वो छवि का आप अपने मुंह से अर्थ बोलोगे, अलग अलग टुकड़े करके। आम रस, आम का रस, शरणागत, शरण में आगत, मरणासन, मरने की स्थिति में। तो शब्द को सुन करके आपके दिमाग में चित्र बना और मुंह से आपने जो अर्थ बोला वही समास है। तो यहाँ पर तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और कौन कौन से विभक्ति चिन्ह? कारक चिन्ह, जिन्हें आप कारक बोलते हो, का, की, को, के, लिए, पर, में, से आदि जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं, जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये शब्द, ये विभक्ति चिन्ह आ जाएंगे। गिरह, कट, गिरह को काटने वाला, को विभक्ति चिन्ह आ गया। शरणागत, शरण को आगत, शरण में आया हुआ। धनहीन, शब्द सुनते ही आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा कि धन से हीन, यानी धन नहीं है। राजकुमार या राजकुमारी, राजपुत्र, राजमाता, जो भी शब्द इस प्रकार के आते हैं उसमें सीधा सा अर्थ है कि राजा का कुमार, राजा की पुत्री, राजा, राजमाता यानी राजा की माता, राजमहल, राजा का महल, राजमार्ग, राजा का मार्ग। तो ये शब्द जलधारा, जल की धारा, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह नजर आ जाएंगे सब जगह पर। जो कारक है, कारक के चिन्ह जो इन शब्दों को मिला देने पर लुप्त हो गए थे, शब्दों का अर्थ के रूप में जब इनका हमने वापस तोड़े तो ये विभक्ति चिन्ह वापस आ जाएंगे। वनवास में देख लीजिए, वनवास का मतलब क्या होता है? वन में वास। राम को वनवास हुआ। अब आपके दिमाग में छवि बन जाएगी कि राम वन वन डोल रहे थे, यानी राम ने क्या किया था? वन में वास किया था। तो पुनः जब इन शब्दों को तोड़ा तो इनके बीच में कारक चिन्ह आ जाएंगे। जहाँ कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब कर्मधारय समास को देख लीजिए। समास बड़े ही आसान है। कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण होता है। विशेषण, विशेषण का तात्पर्य क्या होता है? विशेषता बताने वाला। जैसे काला घोड़ा बोला तो ऐसा घोड़ा जो काला है, काला शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहा है घोड़े की।
तो ऐसे ही विशेषता बताने वाले शब्द आ जाए तो पहला वाला शब्द विशेषता बताने वाला विशेषण होगा और दूसरा शब्द विशेष्य होगा। विशेष्य का मतलब क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। या फिर पहला पद उपमान हो सकता है और दूसरा पद उपमेय हो सकता है। उपमान यानी जिस शब्द से उपमा दी जा रही है और उपमेय यानी जिसके लिए उपमा दी जा रही है। जैसे बोल दिया चरण कमल या राजीव नयन या मृग नयन, चंद्रमुखी, ऐसे अलंकार प्रधान शब्द, उनमें भी तो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर जहाँ भी शब्द बना है उन सब में अलंकार है। दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बना, वहाँ सब जगह अलंकार है। कोई सा भी हो शब्द, चंद्रमुखी हो, राजीव नयन हो, नीलकंठ हो, कोई सा भी हो, दो अलग अलग शब्दों से शब्द बना, उन सब में अलंकार होता है। तो पहला पद विशेषण विशेषता बताने वाला होगा और दूसरा पद वो होगा जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। पहला पद में विशेषता बताई जाती है या और दूसरे पद की तुलना की जाती है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर बीच में है जो या फिर के समान ये शब्द आ जाता है और अगर कर्मधारय समास हुआ तो जैसे ही आप दूसरे पद में कैसे शब्द लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और समझ जाना आंसर मिल गया तो कि कर्मधारय समास है। जैसे हमने कहा मृग नयन, नयन कैसे? मृग के समान आ गया। ऐसे ही हमने बोला चंद्रमुखी, मुख किसके समान? चंद्र के समान, के आ गया बीच में विग्रह करने पर। कैसे का जवाब मिल गया तो कर्मधारय समास है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसे आप फंडा समझिए, ट्रिक समझिए, लेकिन ये बहुत ही आसान है। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कहा नील कमल, आपके दिमाग में चित्र बनेगा, छवि बनेगी। अरे नील कमल, कमल शब्द सुनते रहे, वो जो पानी में जल में पाया जाता है कमल, और नील कमल यानी नीला कमल, नीला है जो कमल। आप सीधा सीधा अपना मुंह से जवाब दे दोगे, यानी मुंह से आपके जो अर्थ निकला वही समास है और बीच में जो शब्द छिपे हुए हैं उसी के अनुसार समास का भेद है। यहाँ पर है जो या के समान शब्द दिख जाए तो कर्मधारय समास है। आपके दिमाग में छवि बनी और उस छवि के अनुरूप आपने अपने मुंह से अर्थ बोल दिया यानी उस शब्द का समास विग्रह कर दिया और यही समास है। अब समास विग्रह तो आपने कर दिया, अब समास विग्रह जो किया है उसमें आ गया अगर का, के, की, के लिए, में, से तो वो तत्पुरुष है, अव्यय है आगे तो अव्ययी समास है। और अगर बीच में है जो या के समान आदि शब्द आ जाए जो विशेषता बताने वाले हों तो कर्मधारय समास है। काली मिर्च, अरे ऐसी मिर्च जो काली है जो मिर्च। अधपका, ऐसी चीज़ जो आधी पकी हुई है। शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में चित्र बनेगा, बस इतना सा ध्यान रखना। समास केवल और केवल अर्थ पे चलता है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, कोई फंडा नहीं, कोई ट्रिक नहीं। समास अर्थ पे चलता है, संधि शब्द पे चलती है, वर्णों को अलग करना, वर्णों को जोड़ना। समास अर्थ पे चलता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे चलेगा। अधपका, नाम सुनते ही आप समझ जाओगे, और ऐसी चीज़ जो आधी पकी यानी आधा है जो पका। घनश्याम, नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या चित्र बनेगा? घन के समान श्याम यानी काला है जो, है ना, घन के समान काला यानी बादल के समान काला है, तो उसी को घनश्याम कहेंगे। चरण कमल, कमल के समान जो चरण है, आपके दिमाग में ये बनेगा चरण कमल यानी कमल के समान जिसके चरण है, ऐसा कोई है। महाराजा, महाराजा का मतलब महान है जो राजा। विद्याधन, विद्या रूपी धन। उपमा रूप में, उपमान और उपमेय का बताया था, तो उपमान उपमेय में जैसे मृगनयन बोला, चंद्रमुखी बोला, विद्याधन बोला, इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें रूपी शब्द आ जाता है, यानी विद्याधन यानी विद्या रूपी धन, चंद्रमुखी या चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख इसका होगा, यानी
जहाँ पर भी है जो के समान या उपमान और उपमेय सूचक शब्द आ जाए जिनका विग्रह करने पर इस प्रकार का आपको दिखाई दे तो ये केवल और केवल कर्मधारय समास होगा। दिमाग में छवि बनाना शब्द को सुन करके और उस छवि के अनुसार आप उसका बोल करके विग्रह करना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा समास है। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होगा, साफ साफ आपको दिखाई देगा संख्या के ऊपर आधारित होगा और बाकी का जो पद है वो विशेष्य का काम करेगा। यानी पीछे वाला जो पद है, दूसरा पद है यानी उत्तर पद है, उस उत्तर पद में जो विशेष्य आएगा यानी जिसके बारे में वो संख्या वाचक शब्द आया है वो पीछे वाले शब्द के बारे में आया है। पीछे वाला शब्द कैसा है वो संख्या बताएगी, समूह का बोध कराएगा। द्विगु शब्द अगर आप देखोगे तो द्वि का मतलब दो होता है, जिस समास में ही दो यानी संख्यावाची शब्द हो, बस यही याद रखना कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु, द्वि का मतलब दो, तो जिस समास की शुरुआत ही संख्या से हो रही हो उसका तो नाम से आप समझ जाना, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास। उदाहरण देख लीजिए, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्ताह, सप्ताह यानी हम बोलते हैं सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समाहार, 9 रात्रियों का पूरा ग्रुप जो होता है नवरात्रि बोलते हैं। पंचवटी, जहाँ भगवान राम रहे थे, 5 वटों का समाहार, 5 वट के पेड़ थे इसलिए पंचवटी कहा। तो पहला पद संख्यावाची है सब में। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, त्रिफला यानी 3 फलों से मिलकर के बना। चौराया, चौराया नाम सुनते आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा, छवि बन जाएगी। अरे 4 रास्ते होते हैं यहाँ पे, तो 4 रास्ते होते हैं, 4 संख्यावाची सब, 4 राहों का समाहार। अठन्नी, वो 54 अठन्नी चलती थी, तो 8 आनों का समाहार, 8 आने 16 आनों का 1 रुपया होता है, तो 8 आनों का अठन्नी हो गया। 4 पाई, 4 पैरों का समाहार यानी जिसके 4 पैर होते हैं। पंचतत्व, पंचतत्व 5 तत्व का समूह या 5 तत्वों का समाहार। इसी प्रकार के ये शब्द हैं और सभी शब्दों में आगे संख्यावाची शब्द आया है और जिसमें संख्यावाची शब्द आए वहाँ पर होगा कौन सा, द्विगु समास। द्वंद्व समास देख लीजिए, द्वंद्व नाम से क्या चल रहा है, जिसमें द्वंद्व होता हो, लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पर हम किसी की मर्डर करने की या लड़ाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। एक शब्द से समझा देता हूँ, जैसे ये करण शब्द है और एक शब्द है अर्जुन। अर्जुन और करण शब्द, अर्जुन अलग है, करण अलग है। करण अलग अपने स्थान पे अपनी बराबरी अपनी क्षमता के अनुरूप है, अर्जुन अलग है। लेकिन जब इन दोनों को हमने एक साथ बोल दिया, करण अर्जुन, करण अर्जुन एक साथ बोल दिया तो क्या हो गया, अब दोनों से मिलकर एक शब्द बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, करण और अर्जुन। करण और अर्जुन एक साथ, एक समान है दोनों भाई, इनके बीच में बराबरी के लिए जो द्वंद्व चल रहा है उस द्वंद्व की बात करें। यहाँ ये किसी का मर्डर या महाभारत का युद्ध नहीं कर रहे। तो द्वंद्व यानी कि दोनों के बीच में आगे बढ़ने की जो होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। जैसे एक क्लास में अनेक बच्चे पढ़ते हैं, 10वीं में 12वीं में, वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है क्योंकि उन्हें शाबाशी मिलती है, एनुअल फंक्शन में उनको इनाम मिलता है, टीचर की वाहवाही मिलती है, तो वो आगे बढ़ने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, यही द्वंद्व है। तो यहाँ पर द्वंद्व का तात्पर्य समस्त पदों की प्रधानता होती, पहले वाला भी और बाद वाला, यानी करण और दूसरा पद यानी दूसरा वाला अर्जुन भी दोनों बराबर है, दोनों की प्रधानता है, दोनों बराबरी के लिए कंपटीशन कर रहे हैं यानी द्वंद्व कर रहे हैं, यही द्वंद्व है। और द्वंद्व समास में अधिकतर आपको विलोम शब्द दिखाई देंगे, दो अलग अलग, जैसे पाप पुण्य, रात दिन, है ना, धर्म अधर्म, या फिर विपरीत लिंग का जोड़ा दिखाई देगा, जोड़ा युग्म आएगा, जैसे भाई बहन, माता पिता, इस प्रकार का विपरीत लिंग का जोड़ा या विलोम शब्द का जोड़ा आपको दिखाई देगा। द्वंद्व समास है, बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ होगा, लेकिन योजक चिन्ह जैसे अव्ययी समास में बताया था, रातों रात यानी रात ही रात में योजक चिन्ह था, लेकिन वहाँ पर अव्ययी भाव समास था। यहाँ पर आपको दो अलग अलग चीज़ों का जोड़ा दिखाई देगा, अलग अलग चीज़ों का जोड़ा, विलोम शब्द भी हो सकते हैं, विपरीत शब्द।
या दो अलग अलग लिंग, जैसे भाई बहन विलोम भी है एक प्रकार से, उनका लिंग अलग अलग है, माता पिता लिंग अलग अलग है और एक दूसरे के विलोम भी है। तो विलोम शब्द या विपरीत लिंग का जोड़ा होगा तो द्वंद्व समास है, जो दोनों बराबरी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है। योजक चिन्ह एक प्रकार से आप इसको ट्रिक के रूप में समझ सकते हो, लेकिन हर जगह ये नहीं आएगा। जैसे कि बोल दिया एक शब्द है देवासुर। अब देवासुर में कौन सा समास है? सीधी सी बात है, देव और असुर दोनों, देव यानी देव, असुर यानी राक्षस, तो इसमें द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी तो इसमें द्वंद्व समास है। तो आपको ये चीज़ देखनी है, विलोम शब्द होंगे या विपरीत लिंग के होंगे तो द्वंद्व समास है। जैसे देवासुर में द्वंद्व समास है, क्यों? क्योंकि ये दोनों विलोम है एक दूसरे के, देव और असुर, सुर असुर राक्षस और देवता। विग्रह करने पर इनके बीच में और आ जाए, या शब्द आ जाए, अथवा शब्द आ जाए, आदि शब्द आ जाए, तथा शब्द आ जाए, तो समझ जाना द्वंद्व समास है। इसके उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे हमने कहा दाल रोटी, तो दाल रोटी का मतलब दाल और रोटी, और शब्द आ गया बीच में खरा खोटा, क्या होगा? खरा और खोटा। पाप पुण्य, पाप पुण्य का क्या होगा? पाप और पुण्य। भाई बहन का भाई और बहन। ठंडा गरम का ठंडा या गरम, या तो ठंडा लाएगा या गरम लाएगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकता। लाभालाभ यानी लाभ होगा या अलाभ होगा, यानी लाभ या हानि, दोनों में से एक। अब इसी के बाद आगे वाला देखना, खाना पीना। इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। खाना पीना, जैसे अपन ने कहा किसी से, अरे खाना पीना हो गया? हाँ हो गया। तो खाना पीने का मतलब क्या? संपूर्ण आहार। तो खाना पीना मतलब खाना पीना आदि, यानी संपूर्ण आहार, भोजन। अब खाना पीना हो गया तो खाना पीना में आपने सलाद भी लिया, चटनी भी लिया, अचार भी लिया, सब्जी भी लिया, भात भी लिया, तो सब कुछ, यानी खाना पीना मतलब खाना पीना संपूर्ण आहार, इसलिए आदि लगा दिया। रुपया पैसा, तो रुपया पैसा के बाद भी आदि लगा दिया, रुपया पैसा आदि। रुपया पैसा दोनों ना तो विपरीत लिंग है ना एक दूसरे के विलोम है, तो फिर रुपया पैसा क्या? रुपया पैसा मतलब समस्त संपत्ति। जैसे अपन कोई घूमने जा रहा है, उससे कहा अरे यार कपड़े लत्ते रख लिए, कपड़े लत्ते का मतलब क्या है? जो जरूरी सामान है वो रख लिए, तो कपड़े लत्ते मतलब कपड़े लत्ते आदि। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुब्रीहि समास, अगर बहुब्रीहि समास आ जाए तो सबसे पहले बहुब्रीहि पर ही टिक करना पड़ेगा। बहुब्रीहि ये सभी समासों का इष्ट देव है, ये महादेव है, ये नीलकंठ है, ये मृत्युंजय है, ये त्रिनेत्र है। इसलिए बहुब्रीहि, अगर कोई शब्द आए जो बहुब्रीहि का उदाहरण है, औरों का भी हो सकता है उदाहरण, लेकिन बहुब्रीहि का उदाहरण और ऑप्शन में बहुब्रीहि है, तो आपको बहुब्रीहि पर ही टिक करके आना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि लगा दो, बाकी दूसरों के बारे में तो सोचना ही मत। बहुब्रीहि जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान यानी उन दोनों पदों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो दो पद आते हैं, पहला वाला पद और बाद वाला पूर्व पद उत्तर पद, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे के बारे में बताया जाता है, कोई तीसरा जो संख्यावाची है, संज्ञावाची, संज्ञा के रूप में आता है कोई तीसरा, उसके बारे में बहुब्रीहि समास के अंतर्गत बताया जाता है। ये संज्ञा का बोध कराता है किसी तीसरे के बारे में। और इसको मैं और अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समस्त पद में जो नया शब्द बना है उसमें ऐसा शब्द आता है जो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान बन चुका होता है। कोई ऐसा शब्द जो उस विशेष व्यक्ति के लिए ही काम में लिया जाता है, उस व्यक्ति की पहचान बन चुका शब्द आता है। जैसे नीलकंठ कह दिया, पहचान बन गया, नीलकंठ किसकी? भगवान शिव की, तो आप तुरंत पहचान जाओगे नीलकंठ कौन? अरे संसार में एक ही तो व्यक्ति है जिसने जहर पिया था, यानी जिसका कंठ नीला था। तो हमने बोल दिया दशानन, दशानन सुनते ही आपके दिमाग में किसका नाम, किसकी छवि प्रस्तुत हो जाएगी? रावण की। आप तुरंत समझ जाओगे रावण, अरे दशानन, रावण का ही तो नाम दशानन था। इसी प्रकार से पंचानन कह दिया तो समझ जाओगे, इसी प्रकार से मयूरवाग कह दिया समझ जाओगे, लंबोदर कह दिया समझ जाओगे। अब लंबोदर यानी लंबोदर साधारण रूप में तो हम कह सकते हैं कि लंबोदर यानी लंबे पेट वाला कोई व्यक्ति होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके लंबे पेट होते हैं, लेकिन लंबोदर नाम किसके लिए चल निकला भाई? ये तो केवल और केवल भगवान गणेश के लिए होता है, तो लंबोदर बोल दिया तो किसका मतलब क्या हो गया? गणेश। तो बहुब्रीहि समास है।
तो ये इसमें बताया जाता है देवी देवताओं के नाम, और देवी देवताओं के नाम आ जाए तो समझ जाना बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बतलाता है। उदाहरण देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मृत्युंजय, ऐसा जिसने मृत्यु को जीत लिया, यानी मृत्युंजय को शब्द को तोड़ोगे आप, मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला, तो सीधा सा अर्थ है मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला। लेकिन किसका नाम चल निकला मृत्युंजय? भगवान शंकर का। उन्हीं के ऊपर तो पड़ा है ना महामृत्युंजय मंत्र। चक्रपाणी, पाणी यानी जिसके हाथ में, पाणी मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र किसके हाथ में होता है? भगवान विष्णु का। उनका रूप देखा है ना, चतुर्भुज रूप, जिसमें उनके हाथ में चक्र होता है। दशानन किसके लिए आता है? दशे आनन, आनन यानी मुंह, जिसके 10 सिर है, 10 मुख हैं। ऐसा कौन है संसार में, इतिहास में, जिसकी पहचान ही दशानन, 10 मुंह वाले के रूप में। दशानन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में वो दशहरे पे जलते हुए रावण का चित्र आ जाता है, जिसके ऐसे ऐसे लंबे 10 मुंह हैं। तो दशानन का मतलब रावण, रावण हुआ। तो सीधा सा है कि बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबे उदर वाला कौन है संसार में? गणेश जी। तो लंबोदर यानी भगवान गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। निराश, जिस व्यक्ति में आशा नहीं हो। अब जब ये निराश शब्द किसी वाक्य में बोला जाएगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? ऐसा व्यक्ति जो निराशा से भरा हुआ है, जिसके जीवन में आशा ही नहीं है। अनंत, अब आकाश के लिए बोल दिया हमने, आकाश अनंत है, तो ये विशेष के लिए आया है। और ऐसे ही विशेष के लिए जब आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, जिसने इंद्रियों को ही जीत लिया, इंद्रियां जिसके वश में। हर किसी साधारण की तो बात है ही नहीं कि भाई लंबे पेट वाले तो संसार में बहुत है, सब आ गए कर्मधार्य में, लेकिन गणेश तो एक ही है, बहुब्रीहि में तो वही आएगा। तो इंद्रियां को ही जीत ले, ऐसा संसार में कौन है? सब इंद्रियों के वश में, इच्छा शक्ति के इच्छा के पीछे भागते हुए वो संसार की मोह माया में पड़े हैं। तो इंद्रियां तो जीत नहीं पाए, तो इंद्रियों को जीतने वाला कोई विशेष ही होगा, इसीलिए उसे जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला कहा है। तो जितेंद्रिय शब्द बहुब्रीहि का उदाहरण है। अब इस शब्द का मैं आपको आंसर बता देता हूं। चतुर्भुज, अगर ये साधारण रूप में आता, और साधारण रूप में आता और तो आपको विशेषता के अनुसार आप कह सकते थे विशेषता निकल रही है, कर्मधार्य है। चतुर्भुज अगर साधारण रूप में आता तो इसमें दिख रहा है कि यार 4 भुजाएं वाला है, 4 भुजाओं का समाहार द्विगु हो सकता था। लेकिन अभी अभी जैसे मैंने कहा कि संसार में जिसका जो नाम चल निकला है, भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। तो सीधा अर्थ ये निकल रहा है, यानी बहुब्रीहि। जैसा मैंने बोला, बहुब्रीहि इन सब का एक प्रकार से इष्ट देव है, सबसे बड़ा है। अगर कोई शब्द है जिसमें बहुब्रीहि हो सकता है तो आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि ढूंढना है, और शब्द में अगर बहुब्रीहि का उदाहरण है तो सबसे पहले बहुब्रीहि पे टिक लगा दो, बाकी की तरफ तो देखो ही मत, तभी आपका आंसर सही होगा। तो इसका जवाब बहुब्रीहि है और यही इसका सही है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर नीलकंठ होता तो नीलकंठ में क्या है? नीला है कंठ जिसका, कर्मधार्य हो सकता है किसी के लिए। जैसे हम कहें कि वो नीलकंठ वाले लड़के ने अच्छा नृत्य किया, तो नीलकंठ वाले लड़के ने अच्छा नृत्य किया, तो सीधी सी बात है कि इसमें कर्मधारय समास है। लेकिन सिर्फ आ गया क्योंकि नीलकंठ वाला तो एक वो लड़का है जो नृत्य कर रहा था, यानी उस लड़के की विशेषता बताइए कि वो नीलाकंठ वाला है। लेकिन नीलकंठ किसका नाम है संसार में? अब नीलकंठ आ जाता सिर्फ नीलकंठ शब्द सिंगल, और पूछता कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि लगाना था, क्योंकि यहाँ नीलकंठ तो संसार में समुद्र मंथन से प्रसिद्ध है भगवान शिव। तो नीलकंठ यानी बहुब्रीहि समास, आपको यही लगाना था। तो बहुब्रीहि समास चतुर्भुज का सही जवाब है, इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये देख लीजिए, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी, द्वंद्व का द, दी का दी, अव्ययी समास का अ, बहुब्रीहि का ब, तत्पुरुष का त, कर्मधारय का क,
यानी बन गया द्वंद्वी अब तक। ये 6 समास के भेद हैं और पहले पहले अक्षर के नाम से इस पंक्ति ट्रिक को हमने प्रस्तुत किया है। और 6 समास द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। द्वंद्वी अब तक, इस एक शब्द एक लाइन को याद कर लीजिए और समास आपके लिए खत्म। समास का द एंड। समास आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।